वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए इतिहास का मॉडल पेपर सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका इतिहास का जो पेपर है वो 18 फरवरी के दिन होने वाला है। 18 फरवरी के दिन यदि एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो इस इतिहास की प्रॉपर तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है। पूरे प्रश्न आंसर सहित मैं आपको बताऊंगी। तो यह जो क्लास है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं रहेगा, पूरा इसी में से रहेगा। जितनी तैयारी करवा रही हूँ केवल कंप्लीट आप करते चलें। तो सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, शेख मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। दूसरा है, बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तो नियमों का जो संग्रह था वो विनय पिटक में था। तीसरा है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। और अल बिरूनी की कृति है, तो अल बिरूनी की कृति क्या है? किताब उल हिंद है। अगला है, सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थी, तो सैलखड़ी की बनी हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भरेंगे। तो यहाँ से आपका पहला इसमें रहेगा ये सी वाला अजमेर, और दूसरे का आपका रहेगा ये सी वाला, तीसरे का आपका फ्रांस रहेगा, चौथे का किताबुल हिंद रहेगा, और जो आपका चौथा है इसका डी वाला, पांचवे का ए वाला आपका इसमें सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को डेडेस गांधी कहा जाता है। तो इनको सीमा गांधी कहा जाता है। अगला, डेडेस में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन है। तो किसमें है? धर्मशास्त्र में। धर्मशास्त्र में। अगला है, प्रारंभ में डेडेस की राजधानी थी। तो इसका आंसर रहेगा राजगृह। अगला है, शाहनहर की मरम्मत डेडेस के शासनकाल में हुई थी। तो इसका आंसर हम यहाँ पे भरेंगे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई थी। अगला है, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में डेडेस ने वर्णित किया है। तो अल बिरूनी ने किया है। अल बिरूनी। अगला है, महाभारत में श्लोकों की संख्या है। तो श्लोकों की संख्या कितनी है? इसका आपका रहेगा यहाँ पे आपको 1 लाख श्लोक इसमें देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से कंप्लीट करें और सत्य सत्य हम लिखेंगे। पहला है, दांडी मार्च 1929 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि सबको पता है किसके द्वारा प्रारंभ हुआ है? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा प्रारंभ हुआ है। अगला है, महात्मा गांधी के द्वारा हुआ है। और मीराबाई के गुरु कबीरदास जी थे। तो ये भी आपका सत्य है, क्योंकि इनके जो गुरु थे वो रविदास जी थे, या रैदास जी भी बोल सकते हैं। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। तो सत्य रहेगा। अगला है, आईन अकबरी का लेखक अबुल फजल था। तो ये भी सत्य रहेगा। और हड़प्पा प्रयाग प्रस्ती की रचना हरिसेन ने की थी। तो ये भी आपका सत्य रहेगा।
और हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते थे। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, ये सब वस्तुएं ये दफनाते थे। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि। यदि ये आए तो सत्य कर दीजिएगा। और पहला आपका फाल्स रहेगा इसमें, दूसरा भी, तीसरा ट्रू, चौथा ये आपके ट्रू रहेंगे। यहाँ से जो आपका छठा रहेगा वो क्या रहेगा, फाल्स इसमें रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चौथे प्रश्न में सही जोड़ी लिखिए। पहली है अमीरो खुसरो, तो इसकी जोड़ी रहेगी मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक। दूसरी है संस्थाल विद्रोह, तो इसकी जोड़ी रहेगी सिंधु माझी। तीसरा है अमर नायक, तो अमर नायक की जोड़ी रहेगी आपकी स्थायी बंदोबस्त। और जलियांवाला बाग, तो इसका रहेगा अमृतसर में हुआ था ये। और अवध में एक मुस्त बंदोबस्त, तो इसका आएगा 10 मई 1857 में हुआ था। और आईन अकबरी, अबुल फजल इसका रहेगा। और छुआछूत का निषेध, तो अनुच्छेद 17 में। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डालेंगे। तो तीसरी, छठी, सातवीं, दूसरी, पहली, चौथी, पांचवी। कंप्लीट अच्छे से करें। अब एक वाक्य में उत्तर हम भरेंगे। तो प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला है हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं, 26 चिन्ह। अगला है संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था, सिंधु अस्तु। सिंधु और अस्तु ये दो नेता थे। अगला है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करी, तो इन्होंने साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। साबरमती आश्रम से। अगला है सांची की खोज कब हुई थी, तो 1818 में। अगला है लिंगायत समुदाय में किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव की। अगला है शरिया क्या है, तो शरिया क्या है, इस्लामी कानून का एक पवित्र नियम है। यह क्या है, एक पवित्र इस्लामी कानून का एक पवित्र नियम है जिसे शरिया कहते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने भर दिया है। अब चलिए हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से छठा सातवां प्रश्न है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आपको करना है और पीडीएफ के थ्रू हम पूरे आंसर को अच्छे से समझेंगे। ये आपका 11वां 12वां प्रश्न है, 13वां, 14वां और ये आपका 15वां है। अब चलिए यहाँ से हम पढ़ेंगे 16वां, 17वां, 18वां और ये आपका 19वां और 20वां प्रश्न है। यहाँ से ये आपका 21वां प्रश्न, 22वां
यहाँ से ये आपका 23वां प्रश्न है और यहाँ से ये आपका मानचित्र है। तो भरोसा आप रखें, अच्छे से कंप्लीट करें। जितनी तैयारी करवा रही हूँ अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन हम समझेंगे। तो ये आपका छठा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषता लिखिए। तो इसकी 2 विशेषता है। पहली, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना बहुत उन्नत थी, जिसमें पक्की सड़कें और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। दूसरा, इस सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों से बने मकानों में रहते थे और व्यापार विकसित अवस्था में था। तो देखिए यह जो नगर है उन्नत थी, इसमें पक्की सड़कें और जल निकासी यानी कि पानी निकालने की उचित व्यवस्था थी। और इस सभ्यता में जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे और व्यापार यहाँ का विकसित अवस्था में था। तो कंप्लीट अच्छे से करें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट करें। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि का रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा लिपि को आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता है। अक्षरों और भाषा का सही अर्थ ज्ञात न होने के कारण रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। देखिए यह लिपि पढ़ने में नहीं आ रही है और अक्षरों और भाषा का जो अर्थ है वो ज्ञात नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्या है, रहस्यमयी है। क्योंकि ऐसी कोई जानकारी जो हमें प्राप्त ना हो, जिसे हम पढ़ ना सके, प्राप्त ना कर सके, तो वो क्या है, एक तरह से रहस्यमयी हो जाती है। 7वां है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता क्यों महत्वपूर्ण होगी। तो पितृवांशिकता में वंश, संपत्ति और उत्तराधिकारी पिता की ओर से चलता है। इससे परिवार की संपत्ति और सामाजिक स्थिति सुरक्षित रहती है, इसलिए यह विशिष्ट परिवारों में महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो वंश है, संपत्ति, उत्तराधिकारी पिता की ओर से चलता है और परिवार की संपत्ति, सामाजिक स्थिति सुरक्षित रहती है, इसलिए यह क्या है, विशिष्ट परिवारों में महत्वपूर्ण थी। 8वां आपका रहेगा मातृवांशिकता से आप क्या समझते हैं? तो ये अथवा है 7वें का। मातृवांशिकता वह व्यवस्था है जिसमें वंश, संपत्ति और उत्तराधिकारी माँ की ओर से चलता है। इसमें किसकी ओर से चलेगा? माँ की तरफ से चलता है और पितृवांशिकता में पिता की ओर से। 8वां है, महात्मा बुद्ध की कोई 2 शिक्षाओं के बारे में लिखिए। तो महात्मा बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का उपदेश दिया। उन्होंने मध्यम वर्ग अपनाने और इच्छा त्याग द्वारा दुख से मुक्ति पाने की शिक्षा दी है। क्या है? अहिंसा, करुणा का उपदेश दिया है इन्होंने और मध्यम मार्ग अपनाने और इच्छा त्याग द्वारा दुख से मुक्ति पाने का शिक्षा इन्होंने बताई है। यहाँ से आपका 8वां रहेगा, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में कोई द्वंद्व लिखिए। तो जैन धर्म कठोर तपस्या पर दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग में विश्वास रखता है। दूसरा, जैन धर्म ईश्वर की अवधारणा नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मज्ञान पर बल है। तो जो जैन धर्म है वो कठोर तपस्या पर बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग में विश्वास किया गया है। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान पर बल है। 9वां है, बर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर क्यों कहा? तो बर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर इसलिए कहा क्योंकि ये शहर शासक के साथ स्थान बदलते रहते थे और स्थायी नहीं थे, इसलिए इन्होंने शिविर कहा। अगला है, इब्न बतूता द्वारा पान का क्या वर्णन दिया है? इब्न बतूता ने पान को मुख को सुगंधित करने वाला एक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया है। जो पान है उसको सुगंधित करने वाला स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया है। हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। अगला है, देव राय द्वितीय के शासनकाल में आए 2 विदेशी यात्रियों के नाम। तो देव राय द्वितीय के समय निकोली कोटी और अब्दुल रज्जाक भारत आए। कौन? निकोली कोटी और अब्दुल रज्जाक। 11वां है, 17वीं और 18वीं शताब्दी के भारतीय ग्राम को छोटा गणराज्य क्यों कहा जाता है? 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारतीय गांव आत्मनिर्भर थे। गांव की प्रशासनिक व्यवस्था पंचायत और मुखिया के हाथों में होती थी। गांव में अपने आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक कार्य स्वयं संभालते थे, इसलिए भारतीय गांवों को गणराज्य कहा जाता था। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है।
यहाँ से मुगल कालीन ग्राम समुदाय की प्रमुख विशेषता की व्याख्या कीजिए। मुगल काल में ग्रामीण समुदाय कृषि पर आधारित था। किस पर? कृषि पर। किसान भूमि पर खेती करते थे, लगान अदा करते थे। ग्राम पंचायत सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती थी और जमींदारों की गांव में प्रमुख भूमिका थी। तो यह कृषि पर आधारित था। किसान इसमें भूमि पर क्या करते थे? खेती करके लगान चुकाते थे और ग्राम पंचायत सामाजिक और प्रशंसा के कार्यों का संचालन करती थी और जमींदारों को गांव में प्रमुख भूमिका थी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप अच्छे से कंप्लीट करें। और सृजदस्य शब्द से क्या अभिप्राय है? सृजा शब्द का अर्थ क्या है? राज्य की शासन या प्रशासन व्यवस्था। तो बहुत ही आसान है। और अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल में किन दो प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाओं का अनुसरण किया? तो अंग्रेजों ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और इजारेदारी व्यवस्था का अनुसरण किया। किसका? स्थायी बंदोबस्त और इजारेदारी व्यवस्था का। और देखिए लगातार मैं आपको इतिहास की तैयारी करवा रही हूँ। मैंने आपको ओटी क्वेश्चन भी बताए हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 अंक के मैंने बताए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और भी यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रॉपर और भी तरीके से तैयारी करवा सकती हूँ। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको तैयारी करवाऊँगी इतिहास की। और लगातार आपको प्लेलिस्ट को चेक करते रहना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और यहाँ से अंग्रेज़ों ने अवध को किस प्रकार हड़प लिया था? तो अंग्रेज़ों ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसका आरोप लगाया था? कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और देखिए आपको जैसे ही इतिहास का पेपर के एक दिन रहेगा आपको स्पेशल पीडीएफ भी मिलेगी। तो यदि आप स्पेशल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। लिंक को आप चेक करें और ऐप से आप जुड़े। आपको सब्सक्रिप्शन किस तरह से लेना है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और तात्या टोपे। 14 है संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत हुआ। कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे? संविधान सभा में। अगला है हिंदुस्तानी किसे कहते हैं? हिंदू और उर्दू के मिश्रण से बनी भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता है। हिंदू और उर्दू के मिश्रण से जो भाषा बनी है वो क्या है? हिंदुस्तानी भाषा है। 15वें भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देता है। क्या करता है? जो राज्य है वो किसी भी धर्म को विशेष सुरक्षा नहीं देता है। संरक्षण यानी कि सुरक्षा। और सभी धर्मों को सम्मान देता है, जबकि सभी धर्मों को ये क्या करता है? बराबर का सम्मान देता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो वह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यवस्था असफल हो जाएगी तो क्या होगा? राष्ट्रीय शासन वहाँ पे लग जाएगा। 16वां है हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यह पक्की ईंटों से बनी सड़कें, मकान और विशाल अन्य नागर मिले हैं। ये क्या है? पाकिस्तान में स्थित है जहाँ पक्की ईंटों से बनी सड़कें हैं, मकान हैं और विशाल अन्य नगर हैं। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर था। यह सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की नालियाँ और विशाल सार्वजनिक स्नानघर पाया गया है। यह क्या है? सुव्यवस्थित नगर है। यहाँ पे पक्की नालियाँ और विशाल सार्वजनिक स्नानघर पाए जाते हैं।
तो ये यहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट इनको करें। अब अथवा हम पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानघर को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानघर एक विशाल आयताकार जलकुंड है। क्या है, कैसा है? आयताकार जलकुंड है। इसमें जल भरने और निकालने की विशेष व्यवस्था है। इसमें जल भरा भी जा सकता है और निकाला भी जा सकता है, इसकी व्यवस्था है। और इस स्नानघर के चारों ओर कमरे बने थे। क्या बने हैं? इसके चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। इतिहासकारों के अनुसार इसका उपयोग धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। जो इतिहासकार है वो क्या कहते हैं कि इसका उपयोग धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान में ही किया जाता है। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। 17वां है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। तो इसके 5 जो व्रत हैं वो पहला है अहिंसा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य, इंद्रिय संयम का पालन करना, और अपरिग्रह, अधिक संग्रह ना करना। तो इनके कौन कौन से धर्म हैं? अहिंसा यानी कि किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाए, सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, इंद्र संयम का पालन करना चाहिए, और अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक इकट्ठा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, जैन धर्म के 5 व्रत। अब यहाँ से अगला है, कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का वर्णन कीजिए। विवरण देना है। पहला है सांची स्तूप, मध्य प्रदेश में स्थित यह स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। दूसरा है सरनाथ स्तूप, यही भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। जो सरनाथ है यहाँ पे किसने? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। तीसरा है भरहुत स्तूप, यह अपनी सुंदर मूर्तिकला और उत्कीर्ण चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मूर्तिकला और उत्कीर्ण चित्रों के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। एक भी प्रश्न आपका इसमें से आउट नहीं रहेगा, आप भरोसा करिए। जितनी तैयारी करवा रही हूँ कंप्लीट आप करते चले। अगला है विजयनगर राज्य की स्थापना का विवरण दीजिए। तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। यह राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखना था। यह शक्तिशाली हिंदू राज्य बना। तो देखिए इसकी जो स्थापना है 1336 में हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई थे जिन्होंने की, और तुंगभद्रा नदी के तट पर इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखना था और एक शक्तिशाली हिंदू राज्य बनाना इसका उद्देश्य था। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली को समझाइए। अमरनायक प्रणाली में राजा सैनिक अधिकारियों को भूमि देता था, बदले में वे सेना उपलब्ध कराते और कर वसूल करते थे। इससे सेना और प्रशासन मजबूत बना। तो ये क्या करते थे? इसमें राजा अधिकारियों को भूमि देते थे, बदले में सेना उपलब्ध कराते थे और कर वसूलने का कार्य करते थे, और इससे सेना और प्रशासन मजबूत हुआ। तो देखिए आसान और सरल भाषा में आपके लिए उत्तर यहाँ पे लिखे गए हैं। कंप्लीट अच्छे से करना है। और अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? अंग्रेजों ने भारी सैन्य बल का प्रयोग किया, विद्रोह को कठोर दंड दिया और नेताओं को फांसी लगा दी गई, और गांव जलाए गए और जनता में भय फैलाया गया। क्या क्या किया है इन्होंने? कि अंग्रेजों ने भारी सेना का प्रयोग किया, भारी बल सेना का प्रयोग किया, विद्रोह को इन्होंने कठोर कर दिया, विद्रोही थे उनको कठोर दंड दिया, नेताओं को फांसी लगा दी, गांव को जला दिया गया और जनता में डर पैदा किया। अगला प्रश्न आपका रहेगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। देशी रियासतों का विलय, अवध का अधिग्रहण और मुगल सम्राट की सत्ता समाप्त करना प्रमुख राजनीतिक कारण थे। इससे शासक वर्ग संतुष्ट हो गया। तो क्या था इसका उद्देश्य?
इसका कारण देशी रियासतों का विलय, अवध का अधिग्रहण और मुगल सम्राट की सत्ता को समाप्त करना और राजनीतिक कारण थे। इससे शासक वर्ग असंतुष्ट हो गया। 20वां प्रश्न, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। महाजनपद बड़े और शक्तिशाली राज्य थे। ये कैसे थे? बड़े थे और शक्तिशाली थे। इनमें संगठित प्रशासन, स्थायी सेना और कर व्यवस्था थी। व्यापार और कृषि का विकास हुआ। इसमें जो प्रशासन था वो कैसा था? स्थायी सेना और कर व्यवस्था थी और व्यापार कृषि को इसमें विकास हुआ था। अब यहाँ से आपका अथवा रहेगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए? अशोक ने स्तूप और विहारों का निर्माण कराया। किसका? स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को विदेशों में भेजा। शिलालेखों द्वारा धम्म का प्रचार इन्होंने किया। जो भिक्षुए थे इनको इन्होंने विदेश भेजा और शिलालेखों द्वारा धम्म का प्रचार किया। 21वां है, भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा। संक्षेप में लिखिए। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इस आंदोलन ने जाति भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत का विरोध किया। इस आंदोलन ने क्या किया? जाति का जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, छुआछूत, इन सब का विरोध किया। भक्ति संतों ने सभी मनुष्य को ईश्वर की दृष्टि में समान बताया। जो संत थे इन्होंने मनुष्यों को ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की नज़र से सभी को समान बताया। उन्होंने कर्म कांडों और अंडबारों की आलोचना की तथा प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। इन्होंने जो आंतरिक जो हमारे कर्म हैं, अंतर की जो आत्मा का जो भाव है, जो बाहरी कर्म कांड यानी कि जो बाहरी कर्म हम करते हैं, इन सब पर इन्होंने भाईचारे, प्रेम आदि का इन्होंने संदेश दिया। इसके परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। जिससे का परिणाम क्या हुआ? समाज में सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। एक दो बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कंप्लीट आप कर लेंगे। पढ़ने में थोड़े अटपटे से शब्द लग रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से समझ के करें कंप्लीट इसको। अगला है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता, ईश्वर भक्ति पर बल, जाति भेद का विरोध, धार्मिक सहिष्णुता थी। इस आंदोलन में कर्म कांडों और बाहरी अंडबारों को अस्वीकार किया। संतों ने सरल भाषा में उपदेश दिए जिससे आम जनता प्रभावित हुई और प्रेम, समानता और मानवता इसके मुख्य सिद्धांत थे। तो इसमें क्या है? ईश्वर भक्ति पर बल दिया गया, जाति भेदभाव का इसमें विरोध किया, धार्मिक सहिष्णुता थी। इस आंदोलन में कर्म कांडों और बाहरी अंडमारों को अस्वीकार किया यानी कि स्वीकार नहीं किया गया और संतों ने सरल भाषा में उपदेश दिए जिससे आम जनता प्रभावित हुई और प्रेम, समानता और मानवता इसके मुख्य सिद्धांत बन गए। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। और यहाँ से आपका 22वां है, महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? सविस्तार लिखिए। तो महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीति का विरोध असहयोग आंदोलन में शुरू किया। जो अन्यायपूर्ण नीति थी इसका विरोध इन्होंने असहयोग आंदोलन से शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज ने भारत को स्वराज देने का वादा किया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों ने भारत को स्वराज देने का वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया गया। रोलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड, देश में असंतोष फैल गया। जो जलियांवाला बाग है, दमनकारी रोलेट एक्ट है, इस तरह से जो आंदोलन थे इन्होंने क्या किया? देश में असंतोष फैला दिया। खिलाफत आंदोलन के समर्थन और राष्ट्रीय एकता के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। किसके लिए? खिलाफत आंदोलन के समर्थन और राष्ट्रीय एकता के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन फिर प्रारंभ कर दिया। तो बड़ा उत्तर देख के घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़े, शब्दों को आप समझिए
आप कंप्लीट इनको कर लेंगे। रटना नहीं है, केवल समझना है, समझकर आप याद रखेंगे तो कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे। और अथवा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया क्योंकि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच गहरे मतभेद थे। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी और भारतीय नेता थे, इनके बीच क्या थे? गहरे मतभेद हो गए थे। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार संविधान सुधारों पर सहमत हो सकी। जो ब्रिटिश सरकार है, संविधान के जो सुधार थे उस पे क्या है? सहमत नहीं हो सकी। अल्पसंख्यकों और रियासतों के प्रश्नों पर ही सहमति नहीं बन पाई। जो अल्पसंख्यक थे और रियासत थे, इनके प्रश्नों ने क्या है? सहमति नहीं बन पाई, इसलिए यह सम्मेलन कैसा हो गया? असफल हो गया, क्योंकि इस पर मतभेद होते रहे। संविधान सुधारों पर कोई सहमति नहीं मिली और इसके जो प्रश्न थे वो भी क्या है? सहमति नहीं बना पाए, इसलिए यहाँ असफल हो गया। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट अच्छे से इनको करें। तो आज इस वीडियो में आपको मैंने इतिहास का सेट सी फुल सॉल्यूशन के साथ बताया है। इसी तरह से सेट ABC हमने कंप्लीट कर लिए हैं और लगातार मैं आपको इतिहास की तैयारी करवा रही हूँ। और अन्य वीडियो भी यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट चेक करते रहना है, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है। इसलिए चैनल पर आप प्लेलिस्ट चेक करते रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रहें और एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर सके। तो अगले वीडियो में सेट D हम पढ़ेंगे। जब तक सेट C अच्छे से कंप्लीट करें।